जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में उनको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट्स। जब कोई लिक्विड एवेपोरेट करता है तो एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? तो बच्चों, इसका आंसर हम मालूम करेंगे जीएस नोट्स की मदद से। तो बच्चों, ये नोट्स आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। इसके अलावा आप अगर पूरी चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो फिर माइनर सी अमाउंट पे करके आपको पूरे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते, ठीक है? तो बात करते हैं इसके आंसर की कि एनर्जी कहाँ से आती है अगर लिक्विड एवेपोरेट करता है। याद रखो, जब लिक्विड एवेपोरेट करता है, व्हेन द लिक्विड एवेपोरेट्स द एनर्जी कम्स फ्रॉम सराउंड। यानी कि अगर लेट्स से दैट ये हमारे पास एक चाइना डिश है, इसमें पानी है, तो अगर इसमें से कुछ वेपर्स बन रहे हैं तो इसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है एवेपोरेशन की? दैट इज फ्रॉम सराउंडिंग, यानी आसपास। सराउंडिंग से जो है वो जो एनर्जी है वो आ रही होती है, और ये सराउंडिंग से एनर्जी आकर इस लिक्विड को एवेपोरेट करने में हेल्प करती है। एंड द लिक्विड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द लिक्विड इटसेल्फ, यानी कि लिक्विड के अंदर से भी एनर्जी आ रही होती है और सराउंडिंग से भी आ रही होती है, ठीक है? ड्यूरिंग evaporation the surface molecules absorb heat। इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? हीट एनर्जी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, यानी कि रेस्ट ऑफ लिक्विड से, एंड द सराउंडिंग्स टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिर आपको पता है कि जब ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो यू कैन से दैट कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है? एटमॉस्फेयर का क्या लग रहा है? प्रेशर। और यहाँ से अब ये जो सरफेस का पार्टिकल है, ठीक है, तो इसके पास भी जो है आप कह लें कि एक एनर्जी है जो कि सराउंडिंग से आई है। अब इस पार्टिकल के ऊपर आप कह लें इसी सेम इन दोनों को अलग अलग सोचने की बजाय आप सोचें कि एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लग रहा है और नीचे से हीट आ गई, इसमें एनर्जी भी आ गई। तो क्या करेगा कि ये अपनी चेन को, लेट्स से दैट कि ये पार्टिकल्स की चेन है, ठीक है, क्या करेगा, इस चेन को तोड़ देगा, ठीक है? ये पार्टिकल क्योंकि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक एनर्जी को भी ब्रेक डाउन करेगा और ये इस चेन में नहीं रहेगा और फिर उड़कर अलहदा हो जाएगा। उड़कर क्या हो जाएगा? अलहदा हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। सो अब क्या होता है कि जी सराउंडिंग्स टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस और द अदर मॉलिक्यूल एंड एस्केप इनटू द एयर। और अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी ब्रेक करेगा और एस्केप कर जाएगा इन द एटमॉस्फेयर, राइट? उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि इज कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कंडेंसेशन, आपको पता है कंडेंसेशन क्या होती है? कि गैस का डायरेक्ट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कि क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस में हीट अंदर जाती है? नो, कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंडेंसेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। In condensation, the gas molecule lose heat energy to surrounding as they flow down or move closer together to form a liquid. Condensation में क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को ज़ाया करते हैं। लेट्स से दैट कि हमारे पास ये बहुत से गैस मॉलिक्यूल, इनके अंदर एनर्जी है और ये हमारे पास एक कंडेंसर है और यहाँ पर आके गैस मॉलिक्यूल जब हिट करता है इसकी एनर्जी कम हो जाती है और ये लिक्विड बन जाता है। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है, जो कि गैस पार्टिकल्स हैं, और ऊपर जो कंडेंस हुए लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? कम है। सो दे स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर टू फॉर्म अ लिक्विड। और ये स्लो डाउन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? लिक्विड बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, वाई नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल इंसेक्ट्स। कि नेफ्थलीन बॉल्स को हम यूज करते हैं इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए, डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। और ये इंसेक्ट्स आपको पता है कि कुछ अरसे के बाद डिसअपेयर भी हो जाते हैं और नेफ्थलीन भी डिसअपेयर हो जाती है। कि जो मॉथ बॉल होती है ना, मॉथ बॉल, ठीक है, फरनैल की गोलियां, उसको कहते हैं नेफ्थलीन बॉल। ये फरनैल की जो गोलियां होती हैं, मॉथ बॉल्स होती हैं, क्या करते हो कि ये डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाती हैं? गैस बन जाती है। यानी कि ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है। जो नेफ्थलीन होती है, इट्स अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नेफ्थलीन।
दो बेंजीन रिंग आपस में लगे हुए होते हैं। तो ये जो होती हैं ये क्वाइट डेंजरस, जो कि हमारे पास कीड़े मकोड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब उड़ते हैं तो इनकी जो एब्डोमेन होती है, इनके अंदर कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्पाइरेकल्स। मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं दे रियली ब्रीथ फ्रॉम देयर एब्डोमेन। कहाँ से ब्रीथ करते हैं? एब्डोमेन से। तो क्या होता है कि ये नेफ्थलीन बॉल्स, यानी ये नेफ्थलीन बॉल के अंदर जो नेफ्थलीन है, ये पार्टिकल इनके स्पाइरिकल्स में अट जाते हैं जाके, और फिर ये कीड़े मकोड़े सांस नहीं ले पाते और इस तरह से इनकी डेथ हो जाती है। तो नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। ये सॉलिड का गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस where the solid changes directly into gas without passing through the liquid state। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सॉलिड डायरेक्टली जो है वो गैस बन जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में जाए बगैर। सो दिस सॉलिड नेफ्थलीन molecules gain enough energy from the air to escape directly as vapors and disappears। यानी कि ये जो नेफ्थलीन के अंदर कह लें कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और एनर्जी लेकर गैस बनकर उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। याद रखिएगा ये बात। चलें बच्चों, चलते हैं 14.4 की तरफ। व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज? फेज चेंज में टेम्परेचर क्यों एक जैसा रहता है? प्यारे बच्चों, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज बिकॉज ड्यूरिंग अ फेज चेंज द हीट energy supplied is used to break the intermolecular bonds। यानी कि यू कैन से कि जो फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हीट एनर्जी जो सप्लाई की जा रही होती है वो बॉन्ड तोड़ता है। जब जो एनर्जी होती है उससे बॉन्ड टूटता है, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विच वुड रेज द टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों की लेट्स से दैट कि सिस्टम है, अब इसमें हमारे पास जो है लेट्स से दैट कि मॉलिक्यूल है, बॉन्डेड है, मॉलिक्यूल है, बॉन्डेड है। अब एनर्जी आई, जब एनर्जी अंदर एंटर करेगी तो अंदर का टेम्परेचर रेज कर देना चाहिए, ये वो बात का है। लेकिन क्या होता है कि जो एनर्जी है ये बॉन्ड तोड़ने में काम आ जाती है। ठीक है, एनर्जी जो है वो बॉन्ड तोड़ने में काम आ जाती है। तो जब बॉन्ड टूट जाता है तो वो एनर्जी बॉन्ड टूटने में यूटिलाइज होती है, टेम्परेचर को बढ़ाने में यूटिलाइज नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि जब लेट्स से दैट कि एक फेज चेंज हुआ, लेट्स से दैट ये जो बॉडीज हैं ये सॉलिड है और ये जो आगे पार्टिकल बन गए, गैस बन गए, तो यू कैन से कि जो हमारे पास या सॉलिड बॉडी है अब ये गैस बन चुकी है, लेकिन सिस्टम के अंदर से टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ क्योंकि वो बॉन्ड के टूटने में या बनाने में एनर्जी खर्च हो गई, बजाय कि सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाती। तो ये मतलब इसका एक कॉन्सेप्चुअल आंसर है ना, होप सो आपको पता लग गया होगा इसका क्या जवाब है। अब अगला क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि यहाँ पे इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस? यानी कि लिक्विड को भी क्या गैस की तरह कंप्रेस किया जा सकता है? तो बच्चों नो, लिक्विड्स ऑलरेडी आपको पता है कि दे आर वेरी क्लोज विद वन अनदर। गैसेस के पार्टिकल्स आपस में काफी दूर होते हैं जबकि सॉलिड के तौर पैक्ड हो जाते हैं। तो लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी का हेडिंग लगाना काफी इम्पॉसिबल है क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स। अगर आप प्रेशर लगाओगे भी तो आप कभी ट्राई कर लो, सिरिंज में पानी डालो और उसको आगे से बंद करो, तो इफ़ यू विल अप्लाई प्रेशर टू इट, यहाँ पर पानी भरा हुआ सिरिंज में, आपने यू अप्लाइंग अ पिस्टन प्रेशर टू इट, तो पानी को यहाँ से आपने हाथ से बंद कर दिया, तो आई थिंक सो आप कोई खास कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। गैस को भरकर आप कंप्रेस कर पाएंगे लेकिन पानी को भरकर इस सिरिंज को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज इम्पॉसिबल compression in a gas. There are large empty spaces between the particles, but in a liquid, particles are already packed very closely together with almost no space to be pushed further। यानी कि इनके दरमियान अब कोई और स्पेस नहीं है कि हम इनको भी कंप्रेस कर सकें। इनमें काफ़ी स्पेस है, इनकी स्पेस को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कंप्रेस हालत में और ये अनकंप्रेस हालत में है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कंप्रेस करेंगे? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, तो आप नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये किया जा रहा है जी, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब? क्या आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं वाटर बॉइलिंग का? अगर आपको पता है कि पानी तो 100 डिग्री पे बॉयल करता है,
तो क्या आप टेम्परेचर चेंज करके पानी को 98 डिग्री पे बॉयल कर सकते हैं? बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। यस, ये हो सकता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो याद रखो कि अगर ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 1 एटीएम लग रहा है, लेट्स से दैट कि ये पानी है पतीली में और ऊपर जो से प्रेशर आ रहा है दैट इज 1 एटीएम प्यारे बच्चों। तो ठीक है, 1 एटीएम अगर प्रेशर है तो पानी जो है वो 100 डिग्री पे आपको बॉयल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप लेट्स से दैट ऊपर का प्रेशर किसी तरीके से कम कर दें, वो तरीका डेफिनेटली आपने देखना है। तरीका तो मैं आपको फिलहाल नहीं समझा रहा, लेकिन अगर 0.9 करते हैं आप, ठीक है, 1 की बजाय 0.9, तो 98 डिग्री पे आपको ये पानी बॉयल होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब ये 0.9 एटीएम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इफ यू डिक्रीज द प्रेशर यूजिंग अ वैक्यूम पंप, यानी कि आप, पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एक इस तरह का ग्लास चैम्बर है, उसके अंदर आप यहाँ वैक्यूम लगाएं, सारी गैस निकालें, डेफिनेटली प्रेशर कम हो जाएगा। और यहाँ आपकी पतीली अंदर ही पड़ी हुई है और पानी आप देखिएगा 98 डिग्री पे बॉयल होता हुआ आपको नजर आएगा प्यारे बच्चों। So water will boil at the temperature of 100, lower than 100. If you increase the pressure, अगर आप बढ़ाओगे तो फिर 100 डिग्री से भी ऊपर जाएगा। लेट्स से दैट आप कहो कि नहीं सर मेरा तो मूड है, प्रेशर मैंने एटमॉस्फेरिक का कर देना है 1.1 एटीएम, तो फिर अब 100 डिग्री से भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉयल करेगा पानी। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अपॉन विच द वाटर बॉइल्स। ये बहुत हैवी कमेंट मैंने किया आपको। जी तो बच्चों अब करते हैं 7वां सवाल। इन विच सीजन द वेट क्लोथ्स गेट ड्राई आफ्टर द रिलेटिवली लॉन्गर टाइम, यानी कि गीले कपड़े कौन से सीजन में ज्यादातर सूख जाएंगे? याद रखो, सूखे सीजन में जब ह्यूमिडिटी लेवल कम होता है, ये जब बरसात का मौसम होता है ना, जैसे अब जिन दिनों में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो जुलाई का मौसम है, बड़ा हब्स वाला मौसम होता है, हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो तो फिर कपड़े इतने जल्दी नहीं सूखते हैं। मॉनसून रेनी सीजन में कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे। जब जून का हो और ह्यूमिडिटी लेवल यानी नमी का तनासुब काफी कम हो तो फिर कपड़े जल्दी सूखेंगे, सूख जाएंगे, मतलब खुश्क हो जाएंगे। So wet clothes take a longer time to dry in monsoon rainy season. This is because the air is already saturated with moisture, which slows down the rate of evaporation from the cloth. If we just talk about question number 8, when a solid is heated, what happens to its particles when which are vibrating? अगर सॉलिड को हीट करो, सॉलिड के पार्टिकल भी थोड़े बहुत वाइब्रेट कर ही रहे होते हैं, तो अगर हीट करोगे सॉलिड को तो क्या होगा? तो ये होगा प्यारे बच्चों के, जब आप हीट करोगे सॉलिड पार्टिकल्स को, द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल्स जब आपको पता है रेंज है, ठीक है, तो जब आप इनको हीट करोगे तो फिर ये क्या करेंगे, गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो इनके दरमियान थोड़े से फासले क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, becomes more rapid and vigorous. Eventually the vibrations become strong enough to overcome the rigid bonds of the solid leading to melting. तो फिर ये कह सकते हो कि इनकी शेप भी थोड़ी सी लूज हो जाएगी और collapse their structure, इनका स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय होगा और इस कोलैप्स स्ट्रक्चर को जो है आप कहोगे कि ये क्या कर गए हैं, मेल्ट यानी पिघल गए हैं। क्या कर गए हैं, पिघल गए हैं, पिघल जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा इसका जवाब, राइट। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस? क्या सॉलिड्स एंड लिक्विड जो है वो क्या गैसेस की तरह ही डिफ्यूज करते हैं? yes, solids and liquids do diffuse just like gases because much more slowly. लेकिन इनकी डिफ्यूजन बहुत स्लो होती है, लिक्विड्स की डिफ्यूजन या सॉलिड की डिफ्यूजन बहुत स्लो होती है। एग्जाम्पल, इफ यू राइट on a chalkboard and leave it unclean for months, it becomes difficult to erase. This is because some particles of the chalk have diffused into the surface of the board. ऐसा होता है ना, जब आप पेन तो लिक्विड इंक होती है लेकिन चौक तो सॉलिड होती है ना, जब चौक से आप लिखें, आजकल तो आप इस जमाने में चौक का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन समहाउ अगर आप चौक का इस्तेमाल करते हैं तो
इससे ये होता है कि वो लगी रहती है उसके बोर्ड के ऊपर और उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि डिफ्यूज हो रही थी, लेकिन बड़ा स्लो प्रोसेस है। शुरू में बताया आपको, स्लोली डिफ्यूज कर। बस ये याद रखिएगा कि सॉलिड लिक्विड स्लोली डिफ्यूज करते हैं, गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज करती हैं। डिफ्यूजन आपको पता ही होगा, जैसे ऊपर फ्यूम आप छिड़कते हैं तो कैसे पूरे कमरे में एकदम फैल जाता है। इन गैस के पार्टिकल्स के फैलने के अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। ड्यू कहते हैं शबनम के कतरे को। व्हाई ड्यू इज फॉर्म्ड ऑन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। 14.10 में पूछा जा रहा है कि सुबह सुबह के वक्त आप ये शबनम के कतरे देखते हो, ये क्यों देखते हो? एट नाइट द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट्स कूल डाउन। रात के वक्त ग्राउंड भी ठंडा हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स भी ठंडे हो जाते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग द एयर नियर दीज कोल्ड सर्फेसिस कूल्स टू इट्स ड्यू पॉइंट। इतनी कूल हो जाती है हवा के उसका ड्यू बन जाता है। द टेम्परेचर एट विच इट इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, सो द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड इट्स वाटर वेपर, और फिर वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। सो दीज एक्सेस वेपर्स कंडेंसेस इनटू अ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ cooled surface like the grass or leaves। वो ग्रास की टिप पे और लीफ की टिप पे ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये शबनम के कतरे से रोनुमा होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। अभी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि और काम करना है आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।